पहला सवाल आप सभी के सामने आ रहा है। तो मैदान सीरीज एपिसोड नंबर 28 का पहला क्वेश्चन आपके सामने, संघ शक्ति समिति के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? संविधान के अंदर बहुत सारी कमेटियां बनाई गई थी, आप जानते हो, ठीक है। सवाल पूछ रहा है यहाँ पर कि संघ शक्ति समिति जो है उसके दोस्तों अध्यक्ष कौन थे? आप लिख लीजिए मेरे साथ में। देखो सवाल पूछे आपसे कि संघ शक्ति समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन है, या फिर सवाल पूछे आपसे कि संघ संविधान शक्ति जो है इसके अध्यक्ष कौन है, आपके लिखना संविधान समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन थे। या फिर दोस्तों पूछे आपसे कि भाई संचालन समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन थे, लिखना आपके संचालन और जो नियम समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे। या फिर आपसे सवाल पूछ ले कि जो मौलिक अधिकार, लिखना मौलिक अधिकार और जो अल्पसंख्यक समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे। मौलिक अधिकार और जो माइनॉरिटी वाली जो कमेटी थी आपके इसके अध्यक्ष कौन थे। या फिर पूछे आपसे जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे। तो एक कुछ समिति के अध्यक्ष आप नोट करना, ठीक है। देखो पूछे आपसे संघ शक्ति समिति और जो संविधान समिति है इन दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? इनके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। कौन है? जवाहरलाल नेहरू जो है वो दोनों के अध्यक्ष है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो संघ शक्ति समिति आपके शक्ति समिति हो और संविधान समिति हो, दोनों का अध्यक्ष कौन होंगे? आपके जवाहरलाल नेहरू होने वाले, ठीक है। संचालन और नियम समिति पूछूं आपसे, इसके अध्यक्ष कौन होंगे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सवाल पूछे आपसे यहाँ पर मौलिक अधिकार और जो अल्पसंख्यक समिति आपके सो, इन दोनों का हेड कौन होगा? इन दोनों का हेड तो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। लेकिन दोस्तों इसके अंदर क्या है, दो उप समिति है ना, एक मौलिक अधिकार वाली है और एक अल्पसंख्यक वाली है। इसके अनुसार इसके अंदर क्या है, दो उप समिति है। सो जो मौलिक अधिकार वाली है उसके हेड कौन? आपके जेपी कृपलानी जो है, जेपी कृपलानी छापना, ये इसके हेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और जो आपके माइनॉरिटी वाली जो है उसके हेड कौन है? एससी मुखर्जी जो है, ये इसके हेड है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। सवाल कभी पूछे ना आपसे कि मौलिक अधिकार और माइनॉरिटी कमेटी के हेड कौन होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल होंगे। इनके अंदर जो उप समिति है उनके हेड इस प्रकार होने वाले, ठीक है। प्रारूप समिति पूछूं आपसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो इसके हेड होने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रारूप कमेटी के हेड कौन? आपके भीमराव अंबेडकर जी हैं, ये भी आपको छापना है। तो ये सारी समिति आपके सामने लिखी हुई है, एग्जाम में पूछ सकता सवाल, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखिए, सांची का स्तूप यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल दोस्तों होता है? ठीक है, देखो सांची का स्तूप कहां पर? रसगुल्ला, ये सो मध्य प्रदेश के अंदर का, सो मध्य प्रदेश के अंदर है। और बनाने वाला उस समय कौन था? सम्राट अशोक के टाइम का है, आप जानते हो। और सवाल पूछे आपसे, स्तूप पूछूं आपसे, देखो स्तूप से आपसे, स्तूप दोस्तों कुछ इस प्रकार होते हैं आपके स्तूप, ठीक है। जो स्तूप होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं, जिसमें दोस्तों यहां पर आपके से क्या है, आपके यहां दोस्तों आपके सामने यहां पर जो है एक आपके ऐसे आयताकार संरचना होती है। इस बॉक्स को बोलते हैं हम हर्मिका। क्या बोलते हैं? हर्मिका बोलते हैं। इस स्तूप का सबसे पवित्र भाग जो है वो हर्मिका होती है, ठीक है। इस स्तूप का सबसे पवित्र भाग जो है वो हर्मिका होती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। इस स्तूप का सबसे पवित्र भाग आपके हर्मिका होती है, जहां पर जो भगवान बुद्ध है उनकी आपकी अस्थियां या कोई और अवशेष जो है वो आपके यहाँ पर होता है, ठीक है। पूछे आपसे इसकी स्थापना कब होती है और इसको यूनेस्को में कब शामिल करते हैं? 1989 जो है इसको यूनेस्को में शामिल करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1989 के अंदर इसको यूनेस्को में शामिल करते हैं। अगर पूछो दोस्तों आपसे, देखो यूनेस्को में हमारी जो हेरिटेज जो है ना उसकी शुरुआत पता कब होती है? शुरुआत होती है हमारी 83 के अंदर, ठीक है। और इसमें आप जानते हो 3 आपके साइट लिख लीजिए शामिल होने वाली। एक तो दोस्तों कौन सी आपके, एक तो है अजंता एलोरा की गुफाएं, ठीक है। एक इसके अलावा कौन सी है? एक इसके अलावा है ताजमहल। कौन सा है? ताजमहल छापना। और एक लिखिए इसके अलावा जो है कौन
कौन सा आपके, वो लिखिए आप, आगरा का जो किला हो गया है ये भी शामिल हुआ था, ठीक है। अजंता एलोरा गुफा हो गई, ताजमहल हो गया और आगरा किला हो गया, तीनों की तीनों आपके 83 के अंदर शामिल होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों वर्तमान पूछूं आपसे, वर्तमान में कितनी साइट है हमारे पास में, वर्तमान में 42 साइट जो है यूनेस्को में हमारे पास में, ठीक है। अभी पूछे आपसे जो पिछले साल थी आपके, उसमें 41 और 42 पूछूं आपसे, देखो 41 तो याद करो कौन सी थी, शांति निकेतन जो है, शांति निकेतन छापना, ये आपके 41वीं थी, है ना। और 42वीं कौन सी है, ये पश्चिम बंगाल के अंदर है, ठीक है। और 42वीं कौन सी है, होयलेश्वर मंदिर जो है वो 42वीं है, ये आपको छापना है, कर्नाटक के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 42 दोस्तों हमारे पास में, अगर आपसे पूछे भाई साहब, तो 42 जो है आपके, इसमें लिखना, इसमें विभाजन कर दीजिए फटाक से आपके, देखो 7 तो नेचुरल है, क्या है, 7 तो नेचुरल 42 के अंदर, और इसके अलावा एक मिक्स है, क्या है, एक मिक्स है, और इसके अलावा छापना, इसके अलावा 34 जो है वो आपकी कैसी हैं, वो कल्चरल है, सांस्कृतिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे, तो यूनेस्को की जो आपके इंटेंजिबल साइट जो है, जो इसकी अमूर्त धरोहर है, अगर पूछे आपसे इंटेंजिबल साइट में कितनी साइट शामिल है आपके, तो इंटेंजिबल में कुल आपके 15 साइट शामिल है, और इसमें नवीनतम कौन सी है, गरबा डांस जो है वो नवीनतम है, ये आपको छापना है। इससे पहले नोट करना, कालबेलिया डांस जो है ये भी शामिल है इसके अंदर, और 2010 में शामिल हुआ था, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। ये सारी बातें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो सांची का स्तूप वाला सवाल तो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ही, बाकी ये सारी कहानी भी आपके लिए महत्वपूर्ण बन सकती है, ठीक है। शाहनामा पुस्तक पूछूं आपसे, इसके दोस्तों लेखक कौन आपके, देखो शाहनामा शायद मैंने कल लिखवाया था रात को आपको, शाहनामा जो है इसके राइटर कौन आपके, फिरदौसी साहब जो है वो राइटर हैं, इनका नाम आपको नोट करना है, ठीक है। तो शाहनामा पूछूं आपसे, हाँ 14वां नंबर वाला दुर्गा पूजा था, बिल्कुल ठीक बात है। शाहनामा कौन आपके, फिरदौसी का नाम छापिएगा, शाहनामा जो है वो फिरदौसी हो गया, ठीक है। निद्रा रोग का रोग वाहक कौन है, ठीक है। अरे निद्रा रोग पूछूं आपसे, इसका रोग वाहक मतलब कि उस रोग को फैलाने वाला कौन आपके, इसको बोलते हैं दोस्तों आपके, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, वेक्टर बोलते हैं ना। तो रोग वाहक कौन आपको, वो है आपके छापना, अरे याद कीजिए, पापा काम पे सोते हैं, क्या, पापा काम पे सोते हैं, ये ट्रिक शायद आपको याद होगी, ठीक है। पापा काम पे सोते हैं, याद कीजिएगा। अब मैंने कहा था आपसे पायरिया, क्या, पापा मतलब सो पायरिया हो गया, का मतलब काला जार हो गया, काला जार हो गया छापना, मैं मतलब आपका मलेरिया हो गया, क्या हो गया, मैं मतलब मलेरिया हो गया है, पै मतलब 25 हो गया है, तो आपके दस्त लगना 25 हो गया, और सोने का मतलब आपके निद्रा रोग हो गया है। ये सारे रोग मैंने आपको लिखाए थे। अरे किससे होने वाले रोग हैं ये आपके जो प्रोटोजोआ जो होता है ना, इससे होने वाले रोग हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाम क्या क्या है, पायरिया, कालाजार, पेच, मलेरिया, 25 निद्रा रोग जो है, ये सारे रोग किससे होते हैं, ये सारे रोग जो आपके इससे होते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अब सो यहां पर पूछूं आपसे, कालाजार मतलब लिखना लिशमानिया का, कालाजार मतलब हो गया लिशमानिया, ठीक है। इसका रोग वाहक कौन आपके, अगर पूछे आपसे बताओ मुझे, इसका रोग वाहक कौन सी मक्खी है, वो आपको छापना है, ठीक है। तो कालाजार लिशमानिया, इसका रोग वाहक बताओ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, कौन सी मक्खी है वो आपको छापना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके जो मलेरिया है पूछूं आपसे, अरे मलेरिया लिखना आपके, ये किससे होता है, जो प्लाज्मोडियम जो है इससे होता है दोस्तों आपके, प्लाज्मोडियम से होता है, और मादा एनाफ्लीज जो है वो इसकी रोग वाहक है, ठीक है। मादा एनाफ्लीज रोग वाहक है, और होता किससे, ये प्लाज्मोडियम से होता है, ये आपको छापना है, ठीक है। इसका पूछूं आपसे कौन सा है, सैंड फ्लाई कौन सी है, सैंड फ्लाई जो मक्खी है वो इसकी रोग वाहक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सवाल दोस्तों हमारा पूछा आपसे, जो निद्रा रोग है इसका रोग वाहक कौन आपके, तो लिखना सी फ्लाई जो है, सी फ्लाई मक्खी जो है वो इसका रोग वाहक है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं सी मक्खी जो है वो इसका रोग वाहक है, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं हम आपके, टी साइलेंट है यहां पर, तो सी आपके सी फ्लाई जो है वो इसका रोग वाहक है, ठीक है। बाकी ये सारे रोग किससे होते हैं, इससे होते हैं, ये बात आपको नोट करनी है। पायरिया दांतों में दर्द होना, कालाजार
दोस्तों आपके मलेरिया होना, पैचिस डायरिया होना और निद्रा रोग होना, ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिएगा आंसर सी फ्लाई लिखना, इसका आंसर हो गया है ना। आगे देखिए विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है दोस्तों। देखो विटामिन आपके बी जो है ना, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। देखो विटामिन बी में आप लिख लीजिए B1 लिख लीजिए, एक आपके B2 लिख लीजिए, एक आपके B3 लिख लीजिए, आपके विटामिन के अंदर B3 लिख दीजिए, एक आपके B6 लिख दीजिए, इसके अलावा दोस्तों आपके एक B9 लिख लीजिए और एक B12 लिख दीजिए ना। जो B कॉम्प्लेक्स है उसमें ये सारे विटामिन के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। विटामिन B1 पूछूं आपसे, इसको बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम थियामिन, क्या बोलते हैं, इसे हम थियामिन कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिन B1 हो गया हमारा थियामिन, ठीक है। विटामिन B2 पूछूं आपसे, राइबोफ्लेविन, क्या बोलते हैं इसको, राइबोफ्लेविन कहते हैं। विटामिन B2 को छापना राइबोफ्लेविन कहते हैं, ठीक है। विटामिन दोस्तों B1 जो होता है ना, आप जानते होंगे इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, आपके बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। विटामिन दोस्तों B2 जो है आपके, बताओ इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, छापना, ये एग्जाम में आया वो सवाल है, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, ठीक है, B2 की कमी से, है ना। और B3 पूछूं आपसे, B3 छापना नियासिन क्या है, B3 जो आपके नियासिन, जो आपके B3 हो गया आपका नियासिन, ठीक है। और B6 पूछूं आपसे, अरे पायरोडॉक्सिन क्या होता है, पायरोडॉक्सिन छापना, ये हो गया विटामिन B6, क्या हो गया, पायरोडॉक्सिन छापेगा विटामिन B6 हो गया ना। और B9 पूछूं आपसे, फॉलिक एसिड आपका विटामिन B9 हो गया, ठीक है। और लिखना आपके साइनोकोबोलिन जो है वो विटामिन क्या हो गया आपका B12 हो गया, ठीक है। साइनोकोबोलिन आपके विटामिन B12 हो गया है और इसमें कोबाल्ट धातु होती है, ये तो आप शायद जान चुके हो ना। तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स देखो नोट कर लेना, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। B1 B2 B3 B6 B9 B12, ये 6 के नाम आप नोट कीजिएगा। सवाल मैंने आपसे पूछा यहाँ पर, विटामिन B2 जो है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, किलोसिस, वेरी गुड ना, विशाल का ठीक आंसर है किलोसिस रोग जो आपके इस कमी से होता है। अरे कभी आपने वो बीकासूल कैप्सूल लिया है क्या दोस्तों, अरे लिया हुआ कभी तो आपने, वो बीकासूल कैप्सूल होता है आपके, अगर आपको छाले हो गए मुंह के अंदर तो बीकासूल कैप्सूल आता होगा ना। अरे ये तो सुना है ना नाम बीकासूल कैप्सूल, मुंह में छाले दोस्तों अगर हो जाते हैं तो ये वाली कैप्सूल हम लेते हैं, वही आपके रोग कौन सा होता है, किलोसिस रोग होता है आपके मुंह के अंदर होने वाला। सो मुंह में आपके होने वाला रोग जो आपके मुंह के अंदर होठ आपके जो है इनमें जो रोग होते हैं, छाले जो होते हैं, उसके लिए होता है आपके विटामिन B2। उसमें आप चेक करना जो बीकासूल कैप्सूल जो होता है ना, उसमें विटामिन B2 ही होता है ना। जो बीकासूल कैप्सूल था ना उसमें क्या होता है, विटामिन B2 होता है, ठीक है। आगे देखिएगा तो ये लिख लो, देखो विटामिन A का नाम क्या है, विटामिन C का नाम क्या है, विटामिन D का नाम क्या है, तो सब जानते हैं ना। ये लिखो B1 का नाम, B2 का नाम, B3 का नाम, B6 का नाम, B9 का नाम और B12। सो जो महिलाएं जो होती है देखना आपके, सो इन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान जो है, प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो विटामिन B9 आपके देते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या होता है आपके, इसकी कमी से रोग कौन सा होता है, एनीमिया रोग होता है, ब्लड की कमी होती है, इसलिए आपको विटामिन B9 कैप्सूल मिलते हैं जिसको हम फॉलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये B9 भी आपको ध्यान रखना है ना। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय कितनी रिट जारी करता है, ठीक है। अगर दोस्तों आपके मौलिक अधिकार जो है ना, अगर उसका उल्लंघन हो गया है, ठीक है, अगर उसका उल्लंघन हो गया है तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकार की पुनर्प्राप्ति की आपको गारंटी देने वाला है, ठीक है। और सो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रिट जारी करता है। इन 5 के नाम लिख लीजिए फटाक से आप। एक रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम हैबीज कॉर्पस, क्या बोलते हैं, हैबीज कॉर्पस, ठीक है। एक का नाम परमादेश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम आपके मेंडमस, क्या बोलते हैं, मेंडमस, ठीक है। एक होता है अधिकार प्रक्षा, इसको बोलते हैं क्यों वारंटो, क्या बोलते हैं इसको, क्यों वारंटो कहते हैं, ठीक है। एक होता है आपका उत्प्रेषण, क्या होता है, एक होता है उत्प्रेषण, शरीसरी बोलते हैं इसको, ठीक है। एक होता है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन बोलते हैं ना, प्रतिषेध को बोलते हैं प्रोहिबिशन। ये प्रोहिबिशन हो गया, ये शरीसरी हो गया, ये आपके क्यों वारंटो हो गया है, ये मेंडमस हो गया है और ये हैबीज कॉर्पस हो गया है। तो ये 5 रिट जारी कौन करता है, आपके सुप्रीम कोर्ट जो है आपके मौलिक अधिकार की वापस प्राप्ति के लिए 5 रिट जारी करेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, ये पांचों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों सवाल पूछूं यहां पर कि हाई कोर्ट क्या करेगा, आपके
हाई कोर्ट जो है उसके पास यही पावर कहां पर है, आर्टिकल नंबर 226 के अंदर है। और सो इसी आर्टिकल को अरे संविधान की आत्मा कहने वाले कौन थे, वो थे कौन, हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है, उन्होंने इसी आर्टिकल को संविधान की आत्मा कहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी नोट कर लेना। हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के पास ये अधिकार फंडामेंटल राइट के साथ में लीगल राइट के ऊपर भी है, ठीक है, पर सुप्रीम कोर्ट के पास में ये अधिकार जो है ये ओनली किसके ऊपर है, ओनली फंडामेंटल राइट के ऊपर है। ये आपको ध्यान रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पर है, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहली बात तो पूछा आपसे, देखो राष्ट्रीय मसाला वाला कहां पर, मसाला वाला कहां पर है, ये तो आप छाप ही दोगे, ठीक है, कि मसाला वाला अनुसंधान केंद्र कहां पर, ठीक है। स्थान का नाम लिखना है ना, राज्य का नाम नहीं, स्थान का नाम लिखिए आपके राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र पूछूं आपसे, एनडीआरआई जो है, एनडीआरआई कहां पर है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। और सीरी पूछूं आपसे लेना, सीरी की बात करें हम, जो आपके जो एनवायरमेंट इंजीनियरिंग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है सीरी कहते हैं इसको, ये कहां पर है आपको बताना है, ठीक है। काजरी पूछूं आपसे, अरे याद करो, काजरी पूछूं आपसे, सेंट्रल एरिड जोन, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये कहां पर है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। काजरी कहां पर बताइए फटाक से, काजरी कहां पर है, सीरी कहां पर है, डेयरी आपके वाला कहां पर है, और सो मसाला वाला कहां पर है। इसके अलावा केंद्रीय औषधि लिखना, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र जो है ये कहां पर है, ठीक है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र जो है ये कहां पर है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर जो है मसाला वाला कहां पर है, अरे मसाला वाला तो जानते हो कहां पर, आप कोझिकोड के अंदर है। कहां पर, कोझिकोड जो केरल है, यहां पर मसाला वाला है, ये तो आप शायद जानते हो, ठीक है। तो कोझिकोड केरल में मसाला वाला आपको नोट करना है, ठीक है। डेयरी वाला कहां पर, आपके करनाल में, डेयरी वाला कहां पर है, करनाल दोस्तों हरियाणा जो है, यहां पर डेयरी वाला है, ठीक है। और सीरी वाला पूछो कहां पर है, और सीरी वाला कहां पर, नागपुर में। कहां पर है सीरी वाला, आपका नागपुर महाराष्ट्र में। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग वाला कहां पर, महाराष्ट्र आपके नागपुर में हो गया ना। काजरी वाला कहां पर, काजरी वाला आपका जोधपुर में। काजरी वाला कहां पर है, ये जोधपुर के अंदर, ठीक है। और ये औषधि वाला कहां पर है, ये औषधि वाला छापना, ये लखनऊ के अंदर है। कहां से औषधि वाला कहां पर, आपके लखनऊ के अंदर औषधि वाला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चन हो गए एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। एक के साथ में 4-5 और लिख लो, है ना। आगे देखिए, फास्टिंग फिस्टिंग पुस्तक जो है उसके दोस्तों राइटर कौन है, बताओ मुझे। फास्टिंग फिस्टिंग पुस्तक जो है उसके राइटर कौन है। अच्छा एक सवाल और लिखो आपके, माई सॉन्ग माई लाइफ, बताओ माई सॉन्ग माई लाइफ जो है इसके राइटर कौन है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। बाकी फास्टिंग फिस्टिंग पूछे आपसे, उसके बताओ कमेंट बॉक्स में। चेंजिंग इंडिया जो है, चेंजिंग इंडिया छापना, इसके राइटर कौन है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। चेंजिंग इंडिया जो है इसके राइटर कौन है, ये भी कमेंट बॉक्स में आपको छापना है, ठीक है। आई डू व्हाट आई डू, क्या आई डू व्हाट आई डू, इसके राइटर कौन है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो है इसके राइटर कौन है, ये भी आपको बताना है। चलिए देखिए सवाल आपके सामने, मैंने पूछा आपसे फास्टिंग फिस्टिंग जो है इसके राइटर कौन, लिखना। फास्टिंग फिस्टिंग जो है इसकी राइटर आपके अनीता देसाई छापना, ये इसकी राइटर है, ठीक है। तो फास्टिंग फिस्टिंग पूछे आपसे, राइटर का नाम क्या है, अनीता देसाई इनका नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, माई सॉन्ग माई लाइफ पूछूं आपसे, अरे ये पता है आपको किसकी पुस्तक है, माई सॉन्ग माई लाइफ जो आपके, ये आपके पंडित रविशंकर जी की पुस्तक है ना। जो पंडित रविशंकर जी थे इनकी पुस्तक का नाम क्या है, माई सॉन्ग माई लाइफ, ठीक है। इसके अलावा चेंजिंग इंडिया पूछो किसकी है, ये मनमोहन सिंह, किसकी है, मनमोहन सिंह की पुस्तक का नाम है चेंजिंग इंडिया। आई डू व्हाट आई डू छापना, यह है रघुराम राजन, किसकी पुस्तक है, रघुराम राजन की पुस्तक है आई डू व्हाट आई डू। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग छापना किसकी है, ये अरुंधति रॉय की पुस्तक, किसकी है, जो अरुंधति रॉय है उनकी पुस्तक है। और ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है, मंडेला साहब की, तो आप जानते होंगे, ठीक है। ये 4-5 नाम और लिख लीजिए एक के साथ में, इसके साथ ये सारे नाम फ्री आपको दिए जाए ना। ये महत्वपूर्ण नाम है, माई सॉन्ग माई लाइफ, चेंजिंग इंडिया, आई डू व्हाट आई डू और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है। आगे देखिएगा, आवर्त में, आवर्त सारणी में ना, आवर्त सारणी करो इसको, आवर्त सारणी में
आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आवर्त सारणी पूछूं आपसे तो आवर्त सारणी में आप जानते हो एक तो ऐसे जाने पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको बोलते हैं हम लोग लेफ्ट टू राइट। क्या बोलते हैं इसको? लेफ्ट टू राइट कहते हैं आपके। और सवाल पूछे आपसे ऊपर से नीचे आने पे, इसको बोलते हैं हम ऊपर से नीचे आने पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। तो देखो ऊपर से नीचे सिंपल एकदम आपके, अगर सो ऊपर से नीचे आऊंगा तो क्या होगा, जो परमाणु जो त्रिज्या है, एटॉमिक जो रेडियस है, वो हमारी क्या होगी, बढ़ने वाली। ठीक है, वो बढ़ने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो आप जानती हो। अब सवाल यहां पर पूछा आपसे, अगर दोस्तों आप लेफ्ट टू राइट आते हो तो परमाणु त्रिज्या जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अरे ध्यान से सोच समझ के आंसर दो ना। मैंने कहा आपसे अगर दोस्तों आप लेफ्ट टू राइट आते हो तो जो आपकी परमाणु त्रिज्या जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला, ये आपको बताना है। ठीक है, अरे लेफ्ट टू राइट अगर आऊंगा तो ये डिक्रीज होगी रसगुल्ला का। सो ये डिक्रीज होने वाली छापना मतलब इसमें कमी आने वाली है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अरे ढंग से नोट करो। अगर आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट अगर जाऊंगा तो क्या होगा, आपके डिक्रीज होगा। और अगर आपके बॉटम, आपके टॉप टू बॉटम अगर आता हूं, ऊपर से नीचे आता हूं तो क्या होगा, ये बढ़ने वाला है। ये दोनों पॉइंट आपको एग्जाम के लिए नोट करना है। कभी कभी दोस्तों यहां पर एलिमेंट लिखता है आपके सामने, है ना, जैसे हाइड्रोजन लिख दिया, जैसे आपके लिथियम लिख दिया, सोडियम लिख दिया, पोटेशियम लिख दिया, आपके इधर कोई एलिमेंट लिख दिया, वो एलिमेंट लिख के आपसे पूछता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। तो आवर्त सारणी में अगर मैं बाएं से दाएं जाऊंगा क्या होगा आपके, तो ये डिक्रीज होने वाली है परमाणु त्रिज्या, ये आपको नोट करना है। कुल 218 आपके वर्ग हैं, 7 आपके आवर्त हैं, 18 ग्रुप, 7 पीरियड और 118 एलिमेंट हैं, ये आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, तीसरी बोस संगति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, पूछूं आपसे थर्ड जो बोस संगति है उसके दोस्तों अध्यक्ष कौन थे। अरे याद कीजिए, देखो 4 बोस संगति होती है ना, एक पहली है, एक दूसरी है, एक तीसरी और एक चौथी है। ये 4 बोस संगति होती है। ठीक है, पहली पूछू कहां पर होती है, पहली आपका राजगृह में होती है। सेकंड कहां पर होती है, सेकंड हमारी वैशाली बिहार में होती है। थर्ड हमारी पाटलिपुत्र जो है, जिसको पटना कहते हैं, उसमें होती है। और फोर्थ हमारे कहां पर होती है, कुंडलवन कश्मीर के अंदर होती है, आप जानते हो। ठीक है, तो 1 2 3 4 होती है ना। पहली के अध्यक्ष कौन होते हैं, महाकश्यप जो है वो पहली के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, सेकंड वाले के अध्यक्ष कौन होते हैं, आपके शवा करीम जो है आपके, ये सेकंड वाले के अध्यक्ष होते हैं ना। थर्ड वाला पूछूं आपसे, मोगली पुत्तिश जो है, मोगली पुत्तिश छापना, ये थर्ड वाले के अध्यक्ष थे। और यहां पर दोस्तों कौन, आपके सम्राट अशोक, किसके संरक्षण में होती है, ये सम्राट अशोक के संरक्षण में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और फोर्थ कौन थी आपके, फोर्थ के अध्यक्ष वसुदेव थे। और आप नोट कीजिए जो कनिक्स हैं, जो आपके इनके संरक्षण में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 कहां कहां पर होती है, उनके अध्यक्ष कौन कौन थे आपके, और इन दोनों में आप नोट कर लेना, सम्राट अशोक और कनिष्क, ये आपको छापना है। तो चौथी जो बौद्ध संगति है आपके नोट कीजिएगा, इसमें बौद्ध धर्म जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। एक तो महायान में डिवाइड हो गया है और एक आपका हीनयान। ठीक है, तो महायान और हीनयान जो है उसमें डिवाइड कौन सी संगति में होता है, फोर्थ में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सवाल मैंने कल लिखवाया था आपको, एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसको भूलना मत आप लोग। ठीक है, दर्पण एकेडमी पूछूं आपसे, इसके संस्थापक कौन लिखना आपके, इसके संस्थापक थे मृणालिनी साराभाई। इनका नाम आपको नोट करना है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण नाम है। विक्रम साराभाई की पत्नी थी आपकी मृणालिनी साराभाई, और जो भरतनाट्यम डांस है इसकी फेमस कलाकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, भूलना मत। ठीक है, तो मृणालिनी साराभाई के द्वारा दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की गई है। ये कल भी सवाल आपके सामने आया था, फिर मैंने सोचा कि अलग से आपको सवाल पढ़ा देता हूं आपके। तो मृणालिनी साराभाई आपके भरतनाट्यम डांस स्थापना और दर्पण एकेडमी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और पूछूं आपसे ए पैशन ऑफ डांस, पूछे आपसे ए पैशन ऑफ डांस जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये आपको बताना है। ठीक है, ए पैशन ऑफ डांस किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ये आपको
बात बताना है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन के समय कितने न्यायाधीश थे उस समय, ठीक है। जब सुप्रीम कोर्ट दोस्तों आपके गठित हुआ था उस समय कितने न्यायाधीश, सवाल आपसे ये पूछा है, ठीक है। वो तारीख याद करो, तारीख कौन सी है, वो तारीख है 28 जनवरी 1950। अरे कुछ तारीख आपको याद तो है ना, भूले तो नहीं आप, देखो याद कीजिएगा। 18 जुलाई ना आपके सो, एक तारीख लिखी आपकी 22 जुलाई 1947, ठीक है। एक लिखिए आप लोग 24 जनवरी 1950 लिखिएगा, ठीक है। और एक आप लिखिए कौन सा, 28 जनवरी तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, इस 24 जनवरी को 2 बार लिखिए ना, इसको 2 बार लिख दीजिए, ठीक है। अगर पूछूं आपसे जो हमारा नेशनल फ्लैग है आपके वो 22 जुलाई को, ठीक है। इसके अलावा पूछूं आपसे जो राष्ट्रीय गान है हमारा और जो राष्ट्रीय गीत है इसकी तारीख कौन सी है, इसकी तारीख है 24 जनवरी 1950, ठीक है। और अगर पूछूं आपसे 28 जनवरी 1950 छापना सुप्रीम कोर्ट ने कार्य करना शुरू किया, ठीक है। इस समय 1+7 सिस्टम था ना, एक तो मुख्य न्यायाधीश थे और इसके अलावा कौन आपके 7 इसमें अन्य न्यायाधीश थे। 1+7 सिस्टम है और ये संविधान के आर्टिकल नंबर 124 के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1+7 सिस्टम था और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन था आपके, एच.जे. कानिया साहब जो है ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान में आप जानते हो डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब जो है ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ये तो आप जानते हो, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये सारी बातें आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन शक्ति कौन सी पंचवर्षीय योजना का भाग है, ये सवाल दोस्तों मुझे एसएससी सीपीओ के एग्जाम के अंदर मिला था और सवाल मुझे अच्छा लगा, मैं लेकर आ गया आपको। सवाल सीधा नहीं पूछ के थोड़ा घुमा के पूछा आपसे, देखो हाँ यामिनी कृष्णमूर्ति ठीक आंसर है उसका ना, यामिनी कृष्णमूर्ति है ना। ऑपरेशन शक्ति पूछूं आपसे कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है उसका सो भाग है, अरे याद की सो भारत ने 2 परमाणु परीक्षण किए थे अगर आपको याद हो, ठीक है। एक तो था कौन सा आपके, एक था लिखना आपके 1974 में हुआ था, इसको नाम दिया स्माइलिंग बुद्धा, क्या नाम दिया था, इसको नाम दिया स्माइलिंग बुद्धा, शायद आपको याद होगा, ठीक है। और एक हमने किया था 1998 के अंदर और तारीख थी 11 मई की तारीख, याद कीजिए 11 मई की तारीख थी 1998 दोस्तों आपके वर्ष था और इसमें किया हमने, इसका नाम था शक्ति, इसका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में ये हुआ था, ये भी मैंने आपसे कहा था। अब सवाल पूछ रहा है कि ये शक्ति जो हुआ है ना ये कौन सी 5 ईयर प्लान है, सवाल ये पूछ रहा है, ठीक है। अब घुमाओ दोस्तों आपके सामने, अरे पहली वाली कब थी, पहली वाली 51 से 56 के बीच में थी है ना, सेकंड वाली 56 से 61 के बीच में थी, ठीक है। थर्ड वाली आपके ये आपके थर्ड वाली हो गई ना। उसके बाद आप जानते हो 3 साल जो है, 3 साल दोस्तों क्या होता है आपके 3 साल गैप पड़ता है, ये आपको याद होगा, ठीक है। 3 साल का गैप हो गया है। उसके बाद में फोर्थ कब थी आपके 69 74 फोर्थ थी है ना। फिफ्थ पूछूं आपसे 74 78 फिफ्थ थी है। इसके अलावा 78 to 9 और 79 to 80 पूछे आपसे, ये हमारा रोलिंग प्लान चलता है, ठीक है। इसके अलावा 1980 से 85 पूछूं आपसे, ये 6वीं थी है ना। इसके अलावा 85 से 90 पूछे आपसे 7वीं थी, ठीक है। इसके बाद 2 साल फिर गैप आएगा 90 से 91 और आपका 91 से 92 ये गैप आ गया और फिर 92 से 97 पूछूं आपसे कौन सी है, ये 8वीं है। और फिर आपके 97 से 2002 कौन सी है, ये हमारी 9वीं है, कौन सी 9वीं है। और 2002 से 7 कौन सी 10वीं हो चुकी है, 7 से 12 आपके 11वीं हो चुकी है और 12 to 17 जो आपके 12वीं है, ये आपके सामने। ये तो आपको दिमाग में होना चाहिए, इसको याद नहीं करना है, इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है, ठीक है। ये क्रम आपको लिखना है अपनी कॉपी में, जहां सेट बैठ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया है 9th जो 5 ईयर प्लान है हमारी, वो हमारा करेक्ट आंसर है। कहां कहां पर गैप आया है, कहां कहां रोलिंग प्लान है, कहां कहां गैप है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में गठित पहली प्राक्कलन समिति जो है उसका दोस्तों अध्यक्ष कौन है, अरे याद कीजिएगा, देखो 2 कमेटी लिख लो आप, तो एक तो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, पीएसी कहते हैं, और एक एस्टीमेट कमेटी होती है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में कुल 22 मेंबर होते हैं ना, जिसमें से लोकसभा के अंदर 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा में कितने 7 मेंबर होते हैं, ठीक है। एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं, पर 30 की 30 कहां से होते हैं, ओनली इन लोकसभा, ठीक है, केवल लोकसभा से होते हैं, ये आपको छापना है। सवाल पूछा है पहली बार कब बनती है, पहली बार 1950 के अंदर जो जॉन मैथाई साहब थे, इनकी अध्यक्षता के अंदर जो है पहली बार जो है प्राक्कलन समिति
बनती है, आपको नोट करना है, ठीक है। जॉन मैथाई जी की अध्यक्षता में पहली बार प्राक्कलन समिति बनती है और 30 मेंबर इसके अंदर होते हैं, पर 30 की 30 मेंबर केवल कहां से होते हैं, लोकसभा से होते हैं, नोट करना। जबकि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो उसमें 22 मेंबर होते हैं। और दोस्तों इसकी स्थापना 1919 के एक्ट से होती है और 1921 में होती है, ठीक है। इसकी स्थापना 1919 के एक्ट से होती है और 1921 में होती है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई, ये भी सवाल महत्वपूर्ण था, कल मैंने पढ़ाया था आपको, मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको फिर लेकर आ गया उस समय। भारतीय खाद्य निगम पूछूं आपसे, अरे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब होती है, तो 14 जनवरी 1965 को इसकी स्थापना होती है और दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। ये आपसे स्थापना पूछते हैं इसकी, है ना। एफसीआई की स्थापना कब होती है, 1965 को इसकी स्थापना होती है और दिल्ली में इसका मुख्यालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भारत में जनगणना अधिनियम पूछूं आपसे, ये सवाल भी आपके लिए महत्वपूर्ण था, ठीक है, नोट करना, महत्वपूर्ण सवाल है। जनगणना एक्ट की बात करें कब का है, 1948 से एक्ट हो गया है और पहली बार आजादी के बाद कब होती है, 51 के अंदर पहली बार होती है स्वतंत्र भारत के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको ये तो याद होगा कि 1872 में पहली बार आपके जो मेयो के कार्यकाल में शुरू होती है, उसके बाद 81 के अंदर 10 के आधार पर पहली जो है रिपन कार्यकाल के अंदर होती है, ये तो आप जानती होंगे, ठीक है। पर आप ये नोट करना, एक्ट हमारा 1948 का एक्ट है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। ऐतिहासिक स्मारक संरक्षण संविधान के किस दोस्तों अनुच्छेद के अंदर, बताओ मुझे। ऐतिहासिक आपके जो हमारी स्मारक है, आपके जो हमारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है, उनका जो संरक्षण जो होता है, सवाल पूछा है आपसे संविधान के किस दोस्तों आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 49, कौन सा है, आर्टिकल नंबर 49 आपके डीपीएसपी का भाग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 49, 48A नहीं रसगुल्ला, 48A में तो पर्यावरण सुरक्षा की बात हुई है ना, 48A जो है इसमें इसकी बात हुई है, ठीक है। 47 में नहीं है ना, 47 जो है इसमें पोषण या फिर शराबबंदी की बात हुई है, ठीक है। जो हमारा 49 जो आर्टिकल उसमें किसकी बात हुई है, जो हिस्टोरिकल जो मोन्यूमेंट है उनके संरक्षण की बात जो है आर्टिकल नंबर 49 के अंदर हुई है, डीपीएसपी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट हिस्टोलॉजी पूछे किसे बोलते हैं, अच्छा हिस्टोलॉजी छापना आपके लिखिए, पूछे आपसे स्टडी ऑफ टिश्यूज क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू जो होता है इसका जो अध्ययन होता है, आपके जो उत्तक जो होते हैं इनका जो अध्ययन होता है इसे बोलते हैं हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो स्टडी ऑफ टिश्यूज को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। किसका अध्ययन, आपके उत्तक जो होते हैं इनका अध्ययन हिस्टोलॉजी होता है, नोट कीजिएगा, ना। पुलिकली भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है, ये पुलिकली का सवाल एग्जाम में खूब बार दोस्तों आया आपके। पुलिकली का स्टेट कौन सा हो गया है, पुलिकली का स्टेट केरल हो चुका है ना। पुलिकली पूछे आपसे स्टेट कौन सा, सो केरल स्टेट इसका हो चुका है और इसको टाइगर डांस बोलता है ना। इसमें रसगुल्ला जो बाघ जो होता है उसका जो मुखौटा होता है वो बना के पहनते हैं, डांस करते हैं, इसमें टाइगर डांस, ये सवाल खूब आया एग्जाम में। टाइगर डांस किस राज्य का है, केरल का, ठीक है। टाइगर डांस बोल दीजिए या फिर पुलिकली बोल दीजिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण डांस है, केरल आपका ठीक आंसर है, पुलिकली के अंदर, ठीक है। सियाल, सीमा और निफे दोस्तों क्या है, ठीक है। देखो सवाल पूछा आपसे, सियाल, सीमा और निफे क्या है, यहां दोस्तों बना लीजिए आप जो है, यह है पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपके सामने, ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। यहां पर होता है क्रस्ट, ठीक है, यहां होता है मेंटल और सबसे नीचे कौन होता है, कोर होता है, ये आप जानते हो, ठीक है। और यहां पृथ्वी का जो केंद्र है वो आपको यहां पर नजर आएगा, ठीक है। कभी पूछूं दोस्तों आपसे, पृथ्वी की जो त्रिज्या जो होती है आपकी वो कितनी होती है, बताओ मुझे। जो रेडियस जो है पृथ्वी की वो कितनी है, आपको छापना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो क्रस्ट जो होता है ना, इसका निर्माण कैसे होता है, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम होता है, इसलिए सियाल कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसे सियाल कहते हैं, ठीक है। जो मेंटल जो होता है इसका निर्माण होता है सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम से होता है, इसलिए इसको सीमा कहते हैं, ठीक है। और जो कोर जो होता है इसका निर्माण निकल प्लस फेरस से होता है, इसलिए इसको निफे कहते हैं, क्या बोलते हैं, निफे कहते हैं। तो सियाल, सीमा, निफे जो है वो एलिमेंट जिससे इसका निर्माण हुआ है। 6
6371, कितनी है 6371 किलोमीटर जो है ये पृथ्वी की आपकी रेडियस है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, ये केंद्र बिंदु ऊपर से इतनी दूरी पर है 6371 किलोमीटर, ये आपको नोट करना है ना। तो शियाल, सीमा, निफे हो गया है, क्रस्ट, मेंटल कोर आपको ध्यान है, ये तीनों आपको नोट करना है, क्रस्ट, मेंटल कोर। ठीक है, आगे देखिएगा 1914 में किस जहाज को कनाडा की सीमा में प्रवेश से रोक दिया गया? सवाल पूछा 1914 से बात है आपके, किस जहाज को आपके जो कनाडा जो है उसकी जो सीमा दोस्तों उसमें प्रवेश से रोक दिया था? अरे याद करो, जहाज का नाम क्या था? कामागाटा मारू जहाज। कौन सा है? कामागाटा मारू जहाज है, ये आपको छापना है। 1914 में से आपके इसको वैंकूवर जो द्वीप है ना, जो कनाडा के अंदर आपके वैंकूवर जो द्वीप है, यहां पर रोक दिया गया था, ये आपको नोट करना था, और वापस उसको लौटा दिया गया था 1914 का। कामागाटा मारू जहाज हो, ये जहाज तो जापान का है। ठीक है, ये जहाज जापान का, ये आपको ध्यान रखना है ना। इस जहाज का नाम ये था, और वैंकूवर द्वीप नोट कीजिए कनाडा के अंदर है, और 1914 घटना होती है आपके लिए गंभीर, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए एस्थेनोस्फीयर क्या है? सवाल पूछा आपसे, एस्थेनोस्फीयर, इसको हिंदी में कहते हैं दुर्बल मंडल। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं दुर्बल मंडल, पर कभी कभी इंग्लिश वाला नाम ही आपको लिखता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में यही पूछता है एस्थेनोस्फीयर क्या है। ठीक है, अभी दोस्तों मैंने आपके सामने एक संरचना बनाई थी, आपके पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो बनाई थी। ठीक है, इसमें मैंने कहा आपसे यह क्रस्ट होता है, मैंने कहा ये क्रस्ट होता है, ये मैंने कहा सो मेंटल होता है आपके, और यह कोर होता है। ठीक है, ये मैंने तीनों बता दिया आपको। यहाँ सो मेंटल जो है ना आपका, इसका दोस्तों ऊपरी जो भाग होता है आपके, ऊपरी जो भाग होता है इसे बोलते हैं क्या? एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं? दुर्बल मंडल कहते हैं। ठीक है, तो मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग छापना, इसको हम लोग एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेंटल का जो ऊपरी भाग है, इस मेंटल का जो ऊपरी भाग जो है इसको क्या बोलते हैं? एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। कभी सवाल पूछ ले तो आपसे नोट करना है। ठीक है, मेंटल का ऊपरी भाग एस्थेनोस्फीयर या दुर्बल मंडल होता है। ठीक है, पैटागोनिया मरुस्थल से कहां मिलता है? अच्छा, पैटागोनिया मरुस्थल पूछो आपसे कहां मिलता है? ये दोस्तों हमारा साउथ अमेरिका महाद्वीप, आप याद कीजिए और मैंने आपसे कहा था आपसे कि यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला याद कीजिएगा, और यहाँ पर इसके पैरों में कौन है? पैटागोनिया मरुस्थल है, याद कीजिए। अर्जेंटीना के अंदर आपके मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अर्जेंटीना के अंदर ठंडा मरुस्थल आपके पैटागोनिया मरुस्थल है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में से कौन सा आयोग जो है संवैधानिक दोस्तों आयोग है? सवाल पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा आयोग जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन है, जिसका उल्लेख संविधान के किसी दोस्तों आर्टिकल के अंदर है, उसे बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन। ठीक है, देखो राष्ट्रीय मानवाधिकार दोस्तों आयोग जो है इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं है, इसकी स्थापना 93 के एक्ट से होती है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसका उल्लेख कहीं पर नहीं है। ठीक है, जो माइनॉरिटी कमीशन है इसका उल्लेख भी कहीं पर नहीं है। अनुसूचित जनजाति पूछूं आपसे, इसको बोलते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसका उल्लेख संविधान के अंदर आर्टिकल नंबर 338A के अंदर है, और ये 89वां संविधान संशोधन है। तो आपको छापना है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब होने वाला है, 89वां अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आज का अंतिम सवाल, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना किस कमीशन की रिकमेंडेशन पे होती है? आपके संथानम जो कमेटी है इसके रिकमेंडेशन पे CVC की स्थापना होती है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए बनाई गई संस्था है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और आपके समिति कौन सी है? संथानम कमेटी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों